सो व्हाट्सएप एवरीबॉडी एंड व्हाट्सएप नहीं ठीक है, इंस्टाग्राम भी ठीक है और ट्विटर भी ठीक है। आई हैव नो पोजीशन। तो क्या हाल चाल है सभी के, और सभी का स्वागत है एक और नए एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस नया पॉडकास्ट सीरीज, जो कि एक बहुत ही वंडरफुल सा पॉडकास्ट है जो कि आपकी क्यूरियोसिटी को एकदम ओजी लेवल में लेके जाता है। तो इस एपिसोड में हम स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे अबाउट द ग्रेविटी, और एक बड़ा ही पॉपुलर फ्रेज कि ग्रेविटी एक धोखा है। अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो ग्रेविटी इज जस्ट एन इल्यूजन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आइंस्टीन चचा, क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड न्यूटन चचा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एवरीथिंग एल्स। तो भाई साहब, अभी नया इंट्रो बनाया यार, चला दो। The universe is vast and sometimes quite absurd, but don't you worry, we'll explain every word. We'll chuckle at constants and laugh at light speed. This is the show where science and humor are agreed. So इस पॉडकास्ट के एपिसोड को बिल्कुल बोरिंग ना बनाते हुए मैंने इसी ये टॉपिक चुना, डेट इज द ग्रेविटी और उसके इफेक्ट, क्योंकि ये हम सब पढ़ चुके हैं और इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो कि मेरे हिसाब से जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर क्यूरियस पीपल्स। टाइम वेस्ट नहीं किए हुए हम सबसे पहले इसको बेसिक या एक डिस्क्रिप्टिव, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में समझते हैं, जिससे मेरे को लगता है आपका प्रीशियस टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू क्लासिकल मैकेनिक्स। तो यार, ग्रेविटी स्टार्ट ही हुई थी विद द थियोरी ऑफ न्यूटन, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में काउंट करते हैं। कि न्यूटन भाई साहब ने ये बोला कि ग्रेविटी को आप ऐसे अज्यूम करें कि दो ऑब्जेक्ट है जिसके मास m है और वो एक दूसरे के ऊपर एट अ डिस्टेंस r प्लेस्ड है, वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे होंगे जो कि एक सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा इस यूनिवर्स का, जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हमको पता है, दैट इज F=g m1 टाइम्स m2 बाय r², जिसमें g एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो कि आप कहीं भी चले जाएं, ब्लैक होल में मत जाना। मेरे को पता है कि मेरे इंटेलिजेंट व्यूअर्स हैं वो 360 डिग्री सोचते हैं, लेकिन नहीं, हम यूनिवर्स में यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह सेम है। लेकिन यार, इस एस्पेक्ट से मैं सोचूं या फिर कोई भी साइंटिस्ट या फिर कोई भी सोचे, तो ये बोल रहा है वो यही सोचेगा कि साहब ये एक लॉजिकल सेंस नहीं बनाता, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो तो यही आइंस्टीन ने भी सोचा था, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे व्यूअर्स आइंस्टीन जैसे हैं, बहुत तारीफ कर ली ना। तो आइंस्टीन ने भी ये सोचा कि मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक दूसरा जो पहला ऑब्जेक्ट है या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको ये पता कैसे चल रहा है कि पहला ऑब्जेक्ट मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ बोलता है यार। या फिर मैं दूसरे बारे में बोलूँ, मैं लाइट के बारे में डिस्कस करूँ कि लाइट को भी ऐसे कैसे पता है, मतलब लाइट भी एक फोटोन पार्टिकल्स का ग्रुप है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना भी है तो उन फोटोन पार्टिकल्स में भी लगना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लगता? और इस क्वेश्चन के बारे में हम अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे जब अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रेविटी, क्वांटाइज्ड ग्रेविटी या फिर क्वांटम मैकेनिक्स की ग्रेविटी के एस्पेक्ट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं अब आइंस्टीन चचा के बारे में। तो आइंस्टीन चचा ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली 1905 एंड 1915 पे। 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली उन्होंने इसलिए पब्लिश की थी जिससे वो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो लगने वाले फोर्सेस हैं या फिर ये जो यूनिवर्स जिस फोर्स पे काम करता है उसको एक्सप्लेन कर पाए एक मैक्रो ऑब्जेक्ट पे, इसलिए उसका नाम रखा गया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो आप ग्रेविटी करके एकदम उछल रहे हैं ना, वो ऐसा मेरे को लगता नहीं है, इसलिए उन्होंने एक पॉपुलर सा फ्रेज बोला, दैट इज ग्रेविटी इज जस्ट एन इल्यूजन बडी। ये बडी मेरा था, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि एक बेसिक सा असम्पशन लेने को बोला, एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन दिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि मैं जानता हूँ आपको पता है, लेकिन तब भी सुनो कि मेरे को टीआरपी बढ़ानी। तो उन्होंने ये बोला कि मान लो कि ये जो स्पेस है उसको एज अ मैश ऑब्जर्व करो, एज अ मैट ऑब्जर्व करो जो कि बिछी हुई है, और इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट्स रख दिए हैं जस्ट लाइक अर्थ, सन, स्टार्स, क्लस्टर, ब्लैक होल, सब कुछ, और उनके डेंसिटी और उनके मास के रिस्पेक्ट पे, उनके मास की वजह से ये जो स्पेस टाइम मैश होगा, उसमें आ जाएगा कर्वेचर, उसमें आ जाएगा बेंडिंग, जो कि एट द एंड में वापस से बोलूँ वो डिपेंड करता है अबाउट द ऑब्जेक्ट्स डेंसिटी एंड इट्स मास। अब उसकी डेंसिटी और उसके मास से जो कर्वेचर आया है उसके कारण ये सारी रास लीला होनी है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है या फिर वगैरह वगैरह जितनी फोर्सेस लगने,
तो उन्होंने इस एस्पेक्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उन्होंने ये भी बताया कि आप जो इवेंट देखते हैं इस यूनिवर्स में होने वाला, दैट इज मतलब यूनिवर्स में तो नहीं बोल रहा हूँ, ये जो होने वाला इवेंट है सेलेस्टियल इवेंट, दैट इज एस्टेरॉइड का आ जाना या फिर कॉमेट का आ जाना, ये कभी भी अगर आप एक विविड उसका पाथ देखेंगे वो एक पैराबोलिक होता है जो कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मान लेते हैं कॉमेट गिर रहा है, तो अगर कॉमेट गिर रहा है या फिर एस्टेरॉइड गिर रहा है तो उसकी जो पैराबोलिक या फिर उसकी जो पाथ होगी वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ के सेंटर होगी। मतलब सेंटर को आप एज एन मैग्नेट मान सकते हैं जो कि अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये था भाई साहब एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टीन ने एक विविड डिस्क्रिप्शन पे, एक बड़ा ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पे, जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बोला गया कि आप जितने भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट, मैं इफेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्ड, जितने भी ये इफेक्ट होने हैं ग्रेविटेशनल वाले वो होता है बिकॉज ऑफ कर्वेचर इन स्पेस टाइम। ये कोई अलग से जादू नहीं हो जाता है कि दो मास एक दूसरे पर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे भाई, मजा थोड़ी आ रहा है। तो अब फिर बात आती है ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स में तो हो गया, लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स या फिर माइक्रो पार्टिकल्स का क्या। इसको समझाने के लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स को मैशअप किया गया, जिसको बोला गया द क्वांटम लूप ऑफ ग्रेविटी, जो कि ये बताता है कि जो स्पेस टाइम मैश है, स्पेस टाइम मैश जिससे बना भी होगा वो एक क्वांटाइज्ड है। मतलब स्पेस टाइम मैश जिन पार्टिकल से बना हुआ है वो एक क्वांटाइज्ड पार्टिकल्स है, एक स्मॉल पार्टिकल जो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और उनके कारण एक स्पिन नेटवर्क क्रिएट होता है। उस स्पिन नेटवर्क क्रिएट होने के कारणवश ये जो माइक्रो पार्टिकल है वो भी ग्रेविटी को फील करते हैं। अब ये जो सवाल मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि लाइट भी बेंड होती है, लाइट के भी पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी लगती है ब्लैक होल्स के अंदर। तो आप ब्लैक होल के अंदर क्या बोलोगे, ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी एज एन इफेक्ट लगती है। ग्रेविटी को मैं एक इफेक्ट बोलना चाहता हूँ रादर देन मैं ये बोलूँ कि एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स की जगह एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है ग्रेविटी, उसमें इसलिए उसको यूज कर रहा हूँ। तो एट द एंड अगर मैं इस पूरे पार्ट को कंक्लूड करूँ, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम लूप ऑफ ग्रेविटी हो गया, रिलेटिविटी हो गया, वो सारा बस यही कहता है कि स्पेस टाइम में मैश आने के कारण ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, और इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अब मेरे को पता है कि आप ये सारे डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गए होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही क्यूरियस रहें, और नहीं हुए तो वापस सुने, होना पड़ेगा। और अगर आपको ये क्यूरियोसिटी बढ़ा के रखनी है, जो कि मेरा काम है कि मैं आपको बढ़ा के रखूँ, तो आपको इस पॉडकास्ट से सारे एपिसोड सुनने पड़ेंगे और सुनने ही पड़ेंगे। तो अब आगे आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे रिलेटिविटी के बारे में, और रिलेटिविटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक जो थियोरी है उसकी बेसिक या फिर उसका जो बेस है वो रिलेटिविटी ही फॉर्म करता है। तो रिलेटिविटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो रिलेटिविटी जानते होंगे, दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो इस कंसेप्ट को अच्छे समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने एक हिंट तो दे दिया अबाउट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो जिन्होंने यहाँ तक सुन लिया है उनके लिए सवाल है कि ये डिफरेंस बताया कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिफरेंस क्या है, मतलब जनरल और स्पेशल का मतलब क्या है यहाँ पे।